नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का IBGS सेंटर में स्वागत है। मेरा नाम इंद्रभान। जो इस चैनल पर नए हैं कृपया सब्सक्राइब करें। आज का महत्वपूर्ण लेक्चर आधारित है विजयनगर साम्राज्य पर। क्या आज का जो लेक्चर है वो किस पे आधारित है? विजयनगर साम्राज्य पर आधारित है। तो विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं ये आप जान लीजिए। पहले तो क्या क्या हम यहाँ पे चर्चा करेंगे, तो विजयनगर साम्राज्य के चारों वंश के बारे में हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। क्या जैसे संगम, इसके चार वंश हुए हैं। विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत चार वंश ने शासन किया है: संगम वंश, सालू वंश, तुलु वंश और अरविडू वंश। इसके साथ साथ में हम क्या पढ़ेंगे, विजयनगर साम्राज्य के प्रशासन के बारे में भी गहनता अध्ययन करेंगे, जहाँ जहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके साथ में स्थापत्य कला के बारे में भी जानेंगे। और क्या जानेंगे, और अष्टदिग्गज कवियों के बारे में भी हम देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं इस लेक्चर को। एक एक करके सबका अध्ययन हम करेंगे। ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ से एग्जामों में अकाधा क्वेश्चन जरूर ही पूछा जाता है। तो शुरू करते हैं दोस्तों। पहला क्या है, अब स्टार्ट करते हैं विजयनगर साम्राज्य। तो विजयनगर साम्राज्य जो जो था दोस्तों, वो दक्षिण भारत में एक शक्तिशाली साम्राज्य था। क्या एक शक्तिशाली साम्राज्य था। इसकी स्थापना दो भाइयों ने मिलकर की थी। कौन कौन? हरिहर और बुक्का। हरिहर और बुक्का द्वारा किया गया था। कब किया गया था? तो 1336 ईस्वी में। कब? 1336 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी विजयनगर साम्राज्य की। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। एक तो ये पूछा जाता है कि इसका स्थापना किसने किया था विजयनगर साम्राज्य का, तो हरिहर और बुक्का। कब किया गया था? 1336 ईस्वी में किया गया था। जल्दी ही इन्होंने क्या किया, उत्तर दिशा में कृष्णा नदी और दक्षिण दिशा में कावेरी नदी। क्या? उत्तर दिशा में कृष्णा नदी और दक्षिण दिशा में कावेरी नदी के क्षेत्र अर्थात दोआब पर अधिकार कर लिया। कौन? हरिहर और बुक्का ने। और इसके साथ में दोस्तों थोड़ा सा देख लेते हैं और क्या हुआ। विजयनगर साम्राज्य जो है, विजयनगर साम्राज्य की बढ़ती ताकत कई शक्तियों के बीच टकराव हुआ। अर्थात जैसे जैसे विजयनगर साम्राज्य की शक्तियां बढ़ती गई, वैसे वैसे उनके आसपास में जैसे बहमनी साम्राज्य, गोलकुंडा साम्राज्य, ठीक है, और फिरोज तुगलक जो दिल्ली का शासक था, ये सब संबंधित जो शासक थे, क्या इसके दुश्मन हो गए? किसके? विजयनगर साम्राज्य के। और ये लगातार आपस में युद्ध करने लगे। तो सबसे ज्यादा जो इसका कट्टर दुश्मन था गोलकुंडा और बहमनी साम्राज्य। क्या? बहमनी साम्राज्य था किसका? तो विजयनगर साम्राज्य का। इनके बीच में बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई हैं, जैसे तालीकोटा का युद्ध और सारी युद्ध। अब विजयनगर साम्राज्य में कितने वंश हुए? 4 वंश हुए दोस्तों। इसे दिमाग में छाप लीजिए, क्वेश्चन पूछ सकता है विजयनगर साम्राज्य में कितने वंश हुए, तो 4 वंश। और उसके साथ में इन चारों वंशों से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या? ये जो 4 वंश यहाँ पे दिए गए हैं, इनसे संबंधित भी बहुत सारे क्वेश्चन, कभी कभी तो इनका क्रम अर्थात तिथि के अनुसार लगाने के लिए ऑप्शन आ जाता है। तो सबसे पहले आप याद रखिए संगम वंश। कौन? संगम वंश होता है। उसके बाद सालऊ वंश होता है। उसके बाद तुलु वंश होता है। उसके लास्ट में कौन सा होता है? अरविडू वंश। क्या? लास्ट में अरविडू वंश है और स्टार्टिंग में संगम वंश है। तो इसे आप याद रखिए, संगम वंश से स्टार्ट होता है और अरविडू वंश पे जाके विजयनगर साम्राज्य समाप्त हो जाता है। ठीक है, उसके बीच में 2 और वंश शासन करते हैं, तो सालू वंश और तुलु वंश। तो सा से संगम आप कैसे याद रखेंगे, इसको आप तो थोड़ा सा हम बता देते हैं ट्रिक। सा से संगम वंश होता है और सा से सालो वंश होता है। अब बचे 2 वंश, तो बचे अब 2 वंश, सा से संगम, सा से सालू वंश हो गया। उसके बाद ता से तुलु वंश और आ से अरविडू वंश। ठीक है, तो इस प्रकार से आप याद रखिएगा। लगातार अगर मान लीजिए क्रम में आ रहा है और भूल गए हैं, ठीक है, आप भूल गए हैं और क्रम में तिथि अनुसार लगाने के लिए बोल रहा है चारों वंशों को, तो आप कैसे लगाएंगे? जो 2 सा से नाम वंश से स्टार्ट हुए हैं वो स्टार्टिंग के हैं, अर्थात संगम वंश और सालू वंश। उसके बाद लास्ट में आ से आता है, तो बचा एक तुलु वंश। तो आप बीच में उसे रख दीजिएगा, अपने आप आंसर आप टिक सही कर जाएंगे। ठीक है दोस्तों, इनका कार्यकाल जो रहा या समय जो रहा देख लीजिए, किनके कितने कितने के बीच में रहा। तो संगम वंश जो था 1336 से लेके 1485 ईस्वी के बीच में इसका कार्यकाल रहा। और सालू वंश का 1485 से लेके 1505 के बीच में रहा। और तुलु वंश का 1505 से लेके 1570 के बीच में देखने को मिलता है। आरविडू वंश जो है इसका दोस्तों 1570 से लेके 1652 ईस्वी के बीच में दोस्तों देखने को मिलता है कार्यकाल। अब एक एक करके हम इसका चर्चा करने वाले हैं, देख लेते हैं। अब सबसे पहले हम संगम वंश, कैसे संगम, इसका नाम क्यों संगम वंश ही पड़ा, तो इसके बारे में पहले से हम जान लेते हैं।
मान लीजिए कोई पूछ ले आपसे कि विजयनगर साम्राज्य में जो संगम वंश की स्थापना हुई है तो उस वंश का नाम संगम ही क्यों पड़ा। हरिहर बुक्का ने जबकि उसका स्थापना किया था, तो हरिहर बुक्का भी, हरिहर वंश भी रखा जा सकता था, बुक्का वंश भी रखा जा सकता था। तो बता देते हैं यहाँ पे। तो संगम वंश के संस्थापक कौन थे? हरिहर और बुक्का थे। कौन थे? हरिहर और बुक्का थे। इनके पिता का नाम क्या? इनके पिता का नाम क्या था? संगम था। इन्हीं के पिता के नाम पर इस वंश का नाम पड़ा है संगम वंश। ठीक है, तो इन्होंने अपने पिता के नाम पर अपने राज्य का नाम रखा था। ठीक है, कौन? हरिहर और बुक्का। और बात कर लेते हैं, आप शुरू करते हैं इस वंश का। तो इस वंश का जो पहला शासक हुआ संगम वंश का, तो वो हरिहर प्रथम था। कौन? हरिहर प्रथम था। इसका कार्यकाल कितना रहा? तो 1336 से लेके 1356 के बीच में हरिहर प्रथम का कार्यकाल रहा। हरिहर प्रथम इस वंश का प्रथम शासक था। अनेकोंडी, क्या अनेकोंडी इसकी राजधानी थी। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि विजयनगर साम्राज्य में संगम वंश की राजधानी क्या था? तो अनेकोंडी, क्या अनेकोंडी या अनेकोंडा। ठीक है, और इसने 1346 में होयसल, क्या होयसल बहुत इंपॉर्टेंट है। उस समय होयसल में नायर, क्या होयसल में नायर जाति के लोग क्या करते थे? शासन करते थे। और सॉरी दोस्तों, और उसके बाद 1352 से लेके 1353 में मदुरै, क्या मदुरै को जीता। किसने जीता? तो हरिहर प्रथम ने होयसल और मदुरै को, होयसल को कब जीता? तो 1346 में, और 1352-53 में मदुरई को जीता। किसने जीता? तो हरिहर प्रथम ने जीता। इसे दिमाग में छाप लीजिए, क्वेश्चन पूछेगा, यही पूछेगा कि हरिहर ने किसे हराया था? तो होयसल को हराया था और मदुरै को जीता था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे दिमाग में छाप लीजिए। आगे बात करते हैं। अब इसका दूसरा जो यानी कि इस संगम वंश का जो दूसरा शासक हुआ, कौन हुआ? तो उसके बारे में देख लेते हैं। इस वंश में जो दूसरा शासक हुआ वो बुक्का प्रथम था। क्या? सबसे पहले हरिहर प्रथम होता है, फिर बुक्का प्रथम। तो इसका कार्यकाल कितना रहा? 1356 ईस्वी से लेके 1377 ईस्वी के बीच में इसका कार्यकाल देखने को मिलता है। अर्थात हरिहर प्रथम के बाद उसका भाई बुक्का प्रथम राजा बना। 1377 ईस्वी में मदुरई को सल्तनत का अस्तित्व खत्म हो जाने पर विजयनगर साम्राज्य का प्रचार अब सारे दक्षिण भारत अर्थात रामेश्वर तक हो गया था। ठीक है, तो 1377 में क्या हुआ कि ये लोग स्वतंत्रता स्थापित कर लिए थे पूर्ण रूप से। कहाँ? दिल्ली सल्तनत से। क्या? दिल्ली सल्तनत से मदुरई को भी जीत छुड़वा लिए थे। ठीक है, अर्थात मदुरई को भी छुड़वा लिए थे। और जिसके कारण इनकी जो प्रशंसाएं हैं या उत्कृष्टता है वो कहाँ तक? दक्षिण भारत के रामेश्वरम, अर्थात एकदम लास्ट नीचे तक, रामेश्वरम पंबन के पास में है दोस्तों, वहाँ तक इनकी कीर्तियाँ स्थापित हो चुकी थी। ये रामेश्वरम के अंतर्गत क्या क्या आता है? तमिल का क्षेत्र और सरे प्रदेश और तमिल का क्षेत्र रामेश्वर के अंतर्गत आता है। यहाँ तक इन्होंने, इसके पहले हमने क्या देखा था कि ये लोग उत्तर में कहाँ तक? उत्तर में कावेरी नदी, सॉरी दोस्तों एक मिनट। तो उत्तर में दोस्तों कृष्णा नदी और दक्षिण में कावेरी नदी तक इन्होंने अपना, अर्थात कृष्णा और कावेरी नदी के बीच के दोआबों में इन्होंने अपना साम्राज्य को स्थापित कर लिया था। लेकिन 1377 आते आते तक ये लोग क्या किए? अपने साम्राज्य का और विस्तार कर लिए। कहाँ तक कर लिए? तो दक्षिण भारत के कहाँ तक? दक्षिण भारत के रामेश्वरम तक इन्होंने अपना अधिकार क्षेत्र बढ़ा लिया था। और रामेश्वरम के अंतर्गत कौन कौन से दोस्तों आते हैं? तो तमिल क्षेत्र और सरे प्रदेश भी आता है इसी के अंतर्गत। तो इस विजय का, अर्थात जो रामेश्वरम तक जब कीर्ति इनकी स्थापित हो गई, मदुरई विजय, तो इस विजय का वर्णन कहाँ में देखने को मिलता है? ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, इसे दिमाग में छाप लीजिए। तो इस विजय का उल्लेख, अर्थात मदुरई विजय का उल्लेख जो है कहाँ पे हमें देखने को मिलता है? तो कुमार कंपन, क्या एक थे उस समय राजकुमार कुमार कंपन, उनकी पत्नी है गंगा देवी। इन्होंने एक क्या लिखा है? किताब लिखा है, कृत लिखा है, जिसका नाम है मदुरई विजय। क्या? मदुरई विजय। इसे दोस्तों दिमाग में छाप लीजिए। मदुरई विजय को किसने लिखा था? तो कुमार कंपन की पत्नी गंगा देवी ने इसको लिखा था, मदुरई विजय को। बुक्का प्रथम ने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की। अर्थात बुक्का जो प्रथम था उसने क्या किया? वो वेद
स्टार्टिंग में हमने जब आपको पढ़ाया था, आप अगर हमारा पुराना लेक्चर नहीं देखे हैं तो एशियंट हिस्ट्री में जाके देख सकते हैं। जब हम ऋग वैदिक काल पढ़ा रहे थे तो वहाँ पे प्रतिष्ठापक, उत्तर वैदिक काल तक प्रतिष्ठापक टाइप का क्या उपाधि लोग लेने लगे थे। उत्तर वैदिक काल में क्या प्रतिष्ठापक का उपाधि लेने लगे थे, ठीक है। तो उसी अर्थात वेद मार्ग अर्थात वेदों को अनुसरण कर लिए ये लोग, और वेदों में जैसे वैदिक काल में जो उपाधियां धारण करते थे लोग, वही धारण किए कौन, हरिहर और सॉरी दोस्तों, कौन धारण किया, तो बुक्का ने। किसने धारण किया दोस्तों, तो बुक्का ने कौन सा उपाधि धारण किया, तो प्रतिष्ठापक, क्या प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण किया। स्वयं को भगवान विरूपाक्ष का प्रतिनिधित्व माना, क्या हरिहर और बुक्का, इन्होंने कोई ऐसे बहुत ज़्यादा उपाधि नहीं लिया है, लेकिन क्या भगवान क्यों नहीं लिया, तो ये भी जान लीजिए, क्योंकि ये लोग भगवान विरूपाक्ष को अपना प्रतिनिधित्व मानते थे, अर्थात ये दैवीय सिद्धांत पर इनका साम्राज्य आधारित था। और बात कर लेते हैं आगे, तो हरिहर द्वितीय अब इस काल का और जो महत्वपूर्ण शासक है कौन है, हरिहर द्वितीय। तो इसका कार्यकाल कितना रहा, तो 1377 से लेके 1406 ईस्वी के बीच में इसका कार्यकाल देखने को मिलता है हरिहर द्वितीय का। हरिहर द्वितीय का राज्य जो था व्यास, क्या दोस्तों, सॉरी दोस्तों, हरिहर द्वितीय ने राजव्यास की उपाधि धारण की, क्या कौन सा, राजव्यास की उपाधि धारण की। इसके काल में विजयनगर साम्राज्य और मुसलमानों के बीच संघर्ष हुए। किसके काल में, हरिहर द्वितीय, अर्थात जो बुक्का था, कौन था, बुक्का जो था दोस्तों, वो अपना साम्राज्य, जो अपने उत्तराधिकारी को जो अपना साम्राज्य छोड़ के गया था, वो काफ़ी कांटों से भरा हुआ साम्राज्य था, क्या कांटों से भरा हुआ साम्राज्य था, जिसके कारण हरिहर द्वितीय को बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ा। और किससे किससे संघर्ष करना पड़ा, तो मुसलमानों से, बहमनी साम्राज्य के जो सेबेलगांव और गोवा है, क्या सेबेलगांव और गोवा है दोस्तों, उसको क्या करता है, जीत लेता है संघर्ष करके। कौन जीतता है, तो हरिहर द्वितीय जीतता है, ठीक है, हरिहर द्वितीय इसको जीत लेता है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, दिमाग में अपने छाप लीजिए दोस्तों कि क्वेश्चन आएगा इस प्रकार से कि, तो याद रखिए ये क्वेश्चन दोस्तों, क्या कौन सा क्वेश्चन, कि बहमनी राज्य से सेबेलगांव और गोवा किसने जीता था, तो हरिहर द्वितीय ने इसको जीता था। इसे दिमाग में अपने छाप लीजिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं, आज देवराय प्रथम, कौन, देवराय प्रथम होता है आगे चल के, तो देवराय प्रथम के बारे में भी देख लेते हैं। इसका कार्यकाल 1406 से लेके 1422 ईस्वी तक देखने को मिलता है। राज्य संभालने के तुरंत बाद उसको फिरोज शाह बहमनी के आक्रमण का सामना करना पड़ा, ठीक है। तो जो बहमनी साम्राज्य था, उसका जो फिरोज शाह था दोस्तों, उसका शासक, तो उसका सामना करना पड़ा, जिसमें देवराय प्रथम की हार हो जाती है, ठीक है। और भविष्य में युद्ध ना हो, इसीलिए अपनी पुत्री अर्थात देवराय प्रथम ने अपनी पुत्री का विवाह बहमनी सुल्तान के साथ कर दिया, ठीक है। और दहेज के रूप में दोआब क्षेत्र में स्थित कौन सा क्षेत्र स्थित था दोआब क्षेत्र में, इसको भी देख लेते हैं। तो दोआब क्षेत्र में कौन सा स्थित था, बाकापुरा, ठीक है, बाकापुरा दोस्तों, ये थोड़ा सा इसमें गलत लिखा है, बाकापुरा इसमें ऐसे होगा, तो बाकापुरा भी सुल्तान को देना पड़ा। तो बात कर लेते हैं दोस्तों, देवराय प्रथम जो था वो किससे, फिरोज शाह बहमनी से हार जाता है और अपने लड़की का विवाह किससे कर देता है, तो बहमनी के सुल्तान से करना पड़ता है, और दहेज के रूप में उसे बाकापुरा भी देना पड़ता है। 1410 ईस्वी में तुंगभद्रा पर बांध बनवाकर अपनी राजधानी के लिए जल निकलवाता है, कौन, तो देवराय प्रथम क्या करता है, वो कहाँ पे, तुंगभद्रा। तो इम्पॉर्टेंट है ये दोस्तों, अपने दिमाग में छाप लीजिए कि क्वेश्चन यहीं से आता है, पूछेगा कि तुंगभद्रा पर बांध किसने बनवाया सर्वप्रथम, तो तुंगभद्रा नदी पर बांध किसने बनवाया, तो देवराय प्रथम ने दोस्तों, क्या देवराय प्रथम ने इस पर बांध बनवाया, कहाँ पे, तुंगभद्रा नदी पर। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, दिमाग में छाप लीजिए। इसी के काल में इतावली यात्री, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है, बहुत बार क्वेश्चन आया है, चाहे वनडे हो या पीसीएस हो, आईएएस हो, सभी जगह ये क्वेश्चन पूछा गया है। निकोलो काउंटी, क्या
निकोलो कांटी ये कहाँ का था, तो ये भी पूछा गया है कि निकोलो कांटी कहाँ का दूत था, तो इतावली का दूत था। ये भी बहुत बार पूछा गया, तो इसे इस तरीके से याद रखिए। इतावली का यात्री जो था निकोलो कांटी, वो विजयनगर साम्राज्य के देवराय प्रथम के दरबार में आता है। क्या देवराय प्रथम के दरबार में आता है, क्या क्या बताता है उसके भी बारे में आप जान लीजिए। तो उसने विजयनगर की यात्रा की और उसने अपने वृत्तांत में यहाँ के सामाजिक जीवन त्योहारों का भी वर्णन किया है। इसके दरबार में हरविलास श्रीनाथ तेलुगु कवि भी थे। ऐसा वर्णन कौन करता है, निकोलो कांटी करता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, दिमाग में दोस्तों छाप लीजिए इसे। कौन हरविलास श्रीनाथ कौन है, हरविलास श्रीनाथ तो तेलुगु कवि थे, किसके दरबार में रहते थे, तो देवराय प्रथम के दरबार में रहते थे। तो यहाँ से आपको क्या क्या याद करना है, ये याद रखिए। सबसे पहले तो देवराय जो प्रथम है, इसका कार्यकाल आप अगर याद रख सकते हैं याद रखिए। इसके कार्यकाल में कौन विदेशी यात्रा आया, तो निकोलो कांटी आया था। कहाँ का यात्री था, तो इतावली का यात्री था। किससे संघर्ष हुआ, फिरोज शाह बहमनी से संघर्ष हुआ, जिसके कारण इसे युद्ध में क्या देना पड़ता है, बाकापुरा साम्राज्य को, बाकापुरा या प्रांत को या बाकापुरा क्षेत्र को देना पड़ जाता है। और एक क्या महत्वपूर्ण कार्य है देवराय प्रथम का, तुंगभद्रा नदी पर एक बांध बनवाना। क्या, तुंगभद्रा नदी पर एक बांध बनवाना। इसके साथ में हरविलास श्रीनाथ तेलुगु कवि किसके दरबार में रहते थे, तो देवराय प्रथम के दरबार में। यहाँ से आपको इतना चीजें याद करना है। आगे बात कर लेते हैं देवराय द्वितीय दोस्तों, इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। बात कर लेते हैं एक एक करके इसके बारे में भी। तो देवराय द्वितीय, इसका कार्यकाल देखने को मिलता है 1422 से लेकर 1446 ईस्वी के बीच में। तो यह बुक्का का पुत्र था, ये बुक्का प्रथम का पुत्र था। ठीक है, क्या ये बुक्का प्रथम का पुत्र था। इसके अभिलेख पूरे विजयनगर साम्राज्य में प्राप्त हुए हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, मान लीजिए कभी एक पॉइंट में क्वेश्चन दे दे तो पूछ ले निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है या असत्य है। 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन सही देके एक गलत, तो इस प्रकार से दे सकता है इसमें कि देवराय द्वितीय के अभिलेख जो हैं पूरे विजयनगर साम्राज्य में देखने को मिलते हैं या प्राप्त हुए हैं। तो इसके अभिलेखों से ज्ञात होता है कि क्या इन्होंने हाथियों के शिकार की उपाधि ली थी। क्या इनके अभिलेखों से हमें यह जानकारी मिलती है कि जो देवराय द्वितीय था वो हाथियों के शिकार की उपाधि लिया था। तो ये पहला ऐसा व्यक्ति था जो शिकार पर अर्थात किसी पशु पर क्या लिया था दोस्तों, उपाधि लिया था। इसके पहले हम अगर बात करते हैं तो अगर कोई पशु पर उपाधि लेने वाला, तो ऋग वैदिक काल में गायों की महत्वाकांक्षा इतनी बढ़ गई थी कि लोग जो थे या राजा जो थे वो गायों की उपाधि लेने लगे थे। जैसे गोपत्य, ठीक है, और गोमपत्ति, ये सब उपाधि ऋग वैदिक काल में लिया जाता था। तो जो विजयनगर साम्राज्य है इसमें भी वेदों को मार्ग के अनुसार अर्थात वेदों के मार्ग पर चलना चाहा। उसी के अनुसार जैसे उस काल में ऋग वैदिक काल में गायों की महत्वाकांक्षा बहुत बड़ी थी, उसी तरीके से विजयनगर साम्राज्य में हाथियों का काफ़ी प्रशंसा किया गया है। ठीक है, और बात कर लेते हैं दोस्तों इसको किसे दोस्तों, देवराय द्वितीय को इम्मडी देवराय या प्रौढ़ देवराय भी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे दिमाग में छाप लीजिए दोस्तों कि इसका उपनाम है, क्योंकि एग्जामों में उपनाम भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। अगर 40 क्वेश्चन है तो उसमें 1 या 2 क्वेश्चन उपनाम से भी संबंधित क्वेश्चन रहता है। वो किसी भी काल का हो सकता है, तो आप हर काल का, चाहे वो ऋग वैदिक काल का हो, उत्तर वैदिक काल का हो, मौर्य काल का हो, गुप्त काल का हो, या विजयनगर साम्राज्य का हो, या आप कह लीजिए जो मुगल काल का हो, सल्तनत काल का हो, किसी भी काल का अगर जो उपनाम होता है उसे जरूर आप याद रखिए। क्योंकि अगर 40 क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है, 50 क्वेश्चन, तो उसमें 1 से 2 क्वेश्चन उपाधि जो होता है उसके उपनाम से संबंधित क्वेश्चन रहते हैं। तो
इम्मडी देवराय या प्रोण देवराय की उपाधि किसने ली थी? तो देवराय द्वितीय ने इसको लिया। सॉरी दोस्तों, इम्मडी देवराय या प्रोण देवराय किसे कहा जाता है? तो देवराय द्वितीय को कहा जाता है। इसने अपनी सेना को शक्तिशाली बनाने के लिए मुस्लिमों को भी भर्ती किया और उन्हें जागीर दिया। तो ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि देवराय द्वितीय ने अपनी सेना को शक्तिशाली बनाने के लिए किसे अपने सेना में भर्ती किया? तो मुसलमानों को भी भर्ती करता है। अब दूसरे वंश के बारे में हम बात करते हैं, सालू वंश। क्या सालू वंश के बारे में अब हम जानकारी यहाँ पे देंगे। तो सालू वंश, इसका कार्यकाल देखने को कब मिलता है? 1485 से लेके 1505 के बीच में, अर्थात दोस्तों ये 20 साल का ही इसका वंश चला। अर्थात जो सालू वंश है ये 20 साल तक राज्य कर पाया। इसके बाद नए राज्य की स्थापना हो गई। तो विजयनगर साम्राज्य में फैली अराजकता को देखकर शक्तिशाली सामंत, कौन शक्तिशाली सामंत? नरसिंह सालू ने 1485 ईस्वी में सालू वंश की स्थापना कर लेता है। क्या सालू वंश की स्थापना कौन करता है? नरसिंह सालू करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, दिमाग में छाप लीजिए। सालू वंश की स्थापना कौन करता है? नरसिंह सालू करता है। इसे प्रथम बला पहाड़ भी कहा जाता है। अब यहाँ पे जो ये शब्द है बला पहाड़, इसे आप समझ लीजिए। यहाँ पे हम बताने वाले हैं बला पहाड़ क्या होता है दोस्तों। तो एक बता देते हैं इसके बारे में, बला पहाड़ क्या है, क्योंकि इसका वर्ड अभी एक जगह और यूज होगा। तो बलपूर्वक जो राजा था उसको हटाकर राज्य की स्थापना करना, उसी को क्या कहा गया है? बला प्रहार। क्या बल का प्रयोग करके या बल प्रहार करके जो मौजूद वंश है उसे समाप्त करके अपने वंश का स्थापना करना ही बला प्रहार कहलाया है। तो दोस्तों नरसिंह सालू जो था उसे प्रथम बला प्रहार कहा गया है। क्या बला प्रहार कहा गया है? किसे? नरसिंह सालू को कहा गया। नरसिंह द्वारा नियुक्त नरसा या नासरा, क्या इसे नासरा या नरसा दोनों भी कहा जाता है, नासरा नायक ने चोल पांड्य और चेरों पर आक्रमण कर उन्हें विजयनगर की प्रभुसत्ता को स्वीकार करने को मजबूर कर दिया। ठीक है, तो ये किसने किया था? तो नरसिंह सालू ने क्या किया कि अपने एक मंत्री को नियुक्त किया। कौन था उसका मंत्री? नारसा नायर। उसका नाम क्या था? नारसा नायर। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, नारसा नायर दिमाग में छाप लीजिए, ये क्वेश्चन बहुत आता है। तो ये नारसा नायर जो है दोस्तों बहुत आता है। नारसा नायर ने क्या किया? अपने शक्तिशाली सैनिक को ये लगाता है किसके पीछे? चोल के पीछे, पांड्य के पीछे और चेरों के पीछे, और उनके क्षेत्रों को विजित भी कर लेता है और अपनी प्रभुसत्ता को भी स्वीकार करवा लेता है। 1505 ईस्वी में नारसा नायर के पुत्र वीर बहुत इंपॉर्टेंट है, वीर नरसिंह ने शासक की हत्या कर तुलु वंश की स्थापना की। क्या? तुलु वंश की स्थापना की। तो वीर नरसिंह, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, सुलु वंश की स्थापना नरसिंह ने की है, नरसिंह सुलु ने की है, और तुलु वंश की स्थापना वीर नरसिंह ने की है। ये इंपॉर्टेंट है, दिमाग में छाप लीजिए। वीर तुलु से संबंधित है और नरसिंह जो है वो किससे संबंधित है? सुलु वंश से संबंधित है। अब आगे बात कर लेते हैं दोस्तों अगला। तो तुलु वंश इंपॉर्टेंट है, इसका कार्यकाल देख लीजिए। 1505 ईस्वी से लेके 1570 ईस्वी के बीच में इसका कार्यकाल देखने को मिलता है। अर्थात ये 65 साल, क्या 65 साल, ठीक है, शासन करता है। तो दोस्तों यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछता है, अभी हम बताते हैं आपको कि इसे आप अपने दिमाग में छाप लीजिए। जैसे कि ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता ये है कि जैसे ये 4 वंश हमने अभी शुरुआत में ही बताया था आप लोगों को, क्या ये 4 वंश के बारे में शुरू में ही बताया था। तो इसमें देख लीजिए आप, सबसे ज़्यादा कार्यकाल या किसका समय, सबसे ज़्यादा किस वंश ने शासन किया, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन इस प्रकार से पूछेगा कि विजयनगर साम्राज्य में किस वंश ने सबसे अधिक समय तक शासन किया? तो सबसे ज़्यादा समय तक शासन किसने किया? संगम वंश ने। दूसरे नंबर पे आरविडु वंश ने किया है। तीसरे नंबर पे तुलु वंश ने किया है। और सबसे कम शासक अगर पूछ ले शासन किसने किया है तो सालू वंश ने।
तो दो क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है आपसे, कौन 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 सा, सबसे अधिक किसने किया शासन, तो संगम वंश ने, और सबसे कम शासन किसने किया, सालू वंश ने किया। ठीक है, इसे दिमाग में छाप लीजिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे अधिक शासन किसने किया, संगम वंश, सबसे कम शासन किसने किया, तो सालू वंश ने किया है। अब बात कर लेते हैं आगे, आप लोगों को हम एक एक करके बताते हैं। तो देख लीजिए तुलु वंश, क्या अब हम तुलु वंश पे पहुंचे थे, बात कर लेते हैं। तो 1505 से लेके 1570 के बीच में इनका शासनकाल रहा। अब वीर नरसिंह, कौन, वीर नरसिंह इसका संस्थापक होता है। और विजयनगर साम्राज्य में क्या, विजयनगर साम्राज्य में इसी को क्या, जो वीर नरसिंह है इसी को क्या कहा गया दोस्तों, तो इसे द्वितीय बला प्रहार कहा गया। क्या, द्वितीय बला प्रहार। और प्रथम बला प्रहार किसे कहा गया, तो नरसिंह सालू को कहा गया है। और द्वितीय वीर नरसिंह तुलु को द्वितीय बला प्रहार की संज्ञा दी गई है। ठीक है, इसे दिमाग में छाप लीजिए दोस्तों, एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। अब बात कर लेते हैं कृष्णदेव राय। इस शासन में अर्थात संगम काल में सबसे इम्पोर्टेंट जो राजा है वो कृष्णदेव राय है। कौन है, कृष्णदेव राय है। तो 1509 ईस्वी से लेके 1529 के बीच में कौन देखने को मिलता है, तो हमें देखने को दोस्तों, हाँ, कौन देखने को मिलता है, कृष्णदेव राय देखने को मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। वीर नरसिंह की मृत्यु के बाद कृष्णदेव राय सिंहासन पर बैठा। यह विजयनगर साम्राज्य का महान शासक था। कौन था शासक, तो कृष्णदेव राय जो था विजयनगर साम्राज्य का सबसे महान शासक कहलाया। बाबर ने अपनी आत्मकथा में भी इसके नाम का उल्लेख किया गया। तो बाबर ने क्या लिखा है अपने आत्मकथा में इसने लिखा है, इसे भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक घोषित किया है। किसने, बाबर ने दोस्तों। ठीक है, यह कहा है। तो बाबर ने अपने शासनकाल में, या ऐसे भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा है कि बाबर के समकालीन कौन और शासक था, तो कृष्णदेव राय था। और बात कर लेते हैं इसके दरबार में, किसके दरबार में, कृष्णदेव के दरबार में 8 तेलुगु, क्या, दरबार को तेलुगु के 8 महान विद्वानों और कवियों ने सुशोभित किया। तो जो ये 8 महान विद्वान थे, इन्हीं को क्या कहा गया है, अष्टदिग्गज। क्या, अष्टदिग्गज। तो ये क्वेश्चन भी पूछता है सभी एग्जामों में, कंपटीशन के एग्जामों में पूछता ये है कि अष्टदिग्गज किसके शासनकाल में थे, तो अष्टदिग्गज कृष्णदेव राय के शासनकाल में थे। कृष्णदेव राय के शासनकाल में अष्टदिग्गज उनके दरबार को सुशोभित करते थे। ठीक है, कहा जाता है कि इस काल में तेलुगु साहित्य अपनी प्रकाष्ठा तक पहुंचा। तो अगर ये बात करें तमिल साहित्य के परिप्रेक्ष्य में, क्या, तमिल साहित्य के अगर परिप्रेक्ष्य में बात करें तो दोस्तों, तो तमिल साहित्य का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है, तो विजयनगर साम्राज्य के कृष्णदेव राय के काल को कहा जाता है। ठीक है, कृष्णदेव राय के दरबार में कवि साहित्य सभा के 8 स्तंभ माने जाते थे। क्या, जो कृष्णदेव राय के दरबार में जो कवि होते थे उन्हें साहित्य सभा के 8 स्तंभ माना गया है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अभी तक तो आया नहीं है। तो आगे जो है, अब ये मान के चलिए दोस्तों, किसी भी एग्जाम, कोई भी, चाहे वो IAS हो, PCS हो, या RO हो, या वनडे एग्जाम हो, सभी एग्जामों में ये मान के चलिए लगभग में 50 से 55% जो क्वेश्चन आते हैं वो रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, अर्थात पुराने क्वेश्चन होते हैं। और 40 से 45% जो क्वेश्चन होते हैं वो नए क्वेश्चन आते हैं। तो अभी तक हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं 8 स्तंभ। ठीक है, तो ये अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछा गया, तो आगे आ सकता है। ठीक है, 45% में इसका स्थान हो सकता है। तो 8 स्तंभ किसे कहा गया है, तो अष्टदिग्गज को ही 8 स्तंभ कहा गया है। ठीक है, अष्टदिग्गज किसके काल में देखने को मिलते हैं, तो कृष्णदेव राय के काल में देखने को मिलते हैं। और बात कर लेते हैं, कृष्णदेव राय को आंध्र भोज भी कहा जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। क्या, बहुत बार पूछा गया। कृष्णदेव राय को आंध्र भोज के उपाधि भी मिली थी, या आंध्र भोज की उपाधि भी इसने धारण किया था। ठीक है दोस्तों, तो किसने धारण किया था आंध्र भोज की उपाधि, तो कृष्णदेव राय ने किया था। तो इस PPT से क्या क्या आपको इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये भी बता देते हैं एक बार, तो देख लीजिए। कृष्णदेव राय सिंहासन पर कब बैठता है, 1505 ईस्वी में।
इसके शासनकाल में क्या, इसके शासनकाल में अष्टदिग्गज होते थे, उन्हीं को 8 स्तंभ माना गया है। ठीक है, 8 स्तंभ कहा गया है। और अभी हम इनका भी चर्चा करने वाले हैं, 8 क्या बोलते हैं, अष्टदिग्गजों का भी चर्चा यहाँ पे करने वाले हैं। और कृष्णदेव राय को ही आंध्र भोज भी कहा जाता है। अब देख लीजिए दोस्तों, ये तुलु वंश से संबंधित है। यह क्वेश्चन भी आ चुका है कि कृष्णदेव राय किस वंश से संबंधित था, तो दोस्तों तुलु वंश से संबंधित था। अष्टदिग्गज और उनकी रचनाएं एक एक करके हम देख लेते हैं, इनको भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और इनकी रचनाएं भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, अब देख लीजिए तो अल्लासीन पेद्दम पेद्दन क्या, अल्लासीन पेदन जो है, इनकी जो रचना है कौन कौन सी है, मनुचरित्र और स्वारोचित, संभव और हरिकथा सार, मनुचरित और स्वारोचरित और संभव किसकी रचना है, तो अल्लासीन पेदन का है। और नंदी क्या, नंदी यहाँ पे दोस्तों बिंदी है, नंदी क्या, नंदी तिम्मन। तो इनका जो नंदी तिम्मन जो है, इनका कृति कौन सा था, पारिजात हरण। क्या, पारिजात हरण किसकी रचना है, तो नंदी तिम्मन की रचना है। दिमाग में इसे छाप लीजिए। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको याद करना है, 3 लोगों को हम बता देते हैं, आप उन्हें पहले देख लीजिए। जैसे अल्लासीन पेदन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और कौन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और इसमें इंपॉर्टेंट है धुरजट। क्या, दूसरे हैं धुरजट और तीसरे हैं भट्टमूर्त। और कौन है, और है अच्चल राजू रामचंद्र। ठीक है, अच्चल राजू रामचंद्र, ये इन्हीं से संबंधित अभी तक क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दूसरा जो है ये भट्टमूर्ति। क्या, भट्टमूर्ति, तो इनके बारे में भी देख लेते हैं। इन्होंने क्या लिखा है, भट्टमूर्ति ने क्या लिखा है, नरस भूपालियन। क्या, नरस भूपालियन किसने लिखा है, नरस भूपालियन, तो भट्टमूर्ति ने लिखा है। और दुर्जट ने क्या लिखा है, कलहस्ती महातम्य। कलहस्ती महातम्य किसने लिखा है, तो कलहस्ती महातम्य दुर्जट ने लिखा है। ठीक है, और माध्यगरी मल्लन। क्या, माध्यगरी मल्लन ने क्या लिखा है, राजशेखर चरित्र। तो ये क्वेश्चन अब आ सकता है। ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट भी है। राजशेखर चरित्र किसने लिखा है, मध्य गरी मल्लन। तो मल्लन से याद रखिए, मल्लन ने क्या लिखा था, राजशेखर चरित्र को लिखा था। और बात कर लेते हैं एक एक करके। अगला जो कवि हैं तो अच्चल राजू रामचंद्रम रामायण द्वयम। तो इसके जो थे सकल कथाकार संग्रह। ठीक है, इन्होंने क्या लिखा था, सकल कथाकार संग्रह। और पिंगली सूत्र किसने लिखा था, राघव पांडे ने लिखा था। तेलानी रामकृष्ण ने क्या लिखा था, पांडुरंग महात्यम। क्या, पांडुरंग महात्यम किसने लिखा था, तो तेलानी रामकृष्ण ने लिखा था। एक एक करके दोस्तों इसे अपने दिमाग में जरूर छाप लीजिएगा। इसका जहाँ तक हो स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, छोटा कर देते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं, इसीलिए हम बात कर रहे हैं। आगे कृष्णदेव राय जो था, ये महान शासक के साथ साथ में ये महान स्थापत्य कला को भी दर्शाता है। इसके काल में अनेक मंदिर, मंडप और तालाब, क्या, मंदिर मंडपों और तालाबों का निर्माण कराया गया। इसकी राजधानी विजयनगर के निकट नागलापुर नामक नगर अपनी राजधानी विजयनगर के निकट, क्या, अपने राजधानी के अर्थात विजयनगर के निकट के पास में ही। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, विजयनगर कृष्णदेव राय के शासन में कृष्णदेव राय का राजधानी क्या था, तो विजयनगर साम्राज्य। उसने कौन सा नगर बसाया था, तो नागलापुर। कौन, नागलापुर किसने शासन नगर बसाया था दोस्तों, तो नागलापुर जो शासक है वो नगर है, किसने बसाया था, कृष्णदेव राय ने बसाया था। कृष्णदेव राय ने बंजर और जंगली भूमि को कृषि योग्य बनाने की कोशिश की। और इसके कार्यकाल में क्या हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट है कृष्णदेव राय से संबंधित हजारा और विट्ठल मंदिर। क्या, हजारा मंदिर और विट्ठल मंदिर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसने बनवाया था, तो इसको बनवाया था कृष्णदेव राय ने। इंपॉर्टेंट है, इसे दिमाग में छाप लीजिए दोस्तों। विट्ठल मंदिर दिमाग में तुरंत छापिए, विट्ठल मंदिर किसने बनवाया, कृष्णदेव राय। विट्ठल मंदिर किसने बनवाया, कृष्णदेव राय। हजारा मंदिर किसने बनवाया, कृष्णदेव राय। अष्टदिग्गज किसके काल में थे, कृष्णदेव राय। ठीक है, आंध्र भोज किसे कहा गया, कृष्णदेव राय। तो यहाँ से संबंधित इतने सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कृष्णदेव राय से।
अभी हम आगे भी देखेंगे इनके बारे में। अगला शासक कौन होता है? अच्युत्य देव राय। कौन सा होता है? अर्थात कृष्णदेव राय की मृत्यु के बाद अच्युत देव राय होता है शासक। और इस कब? 1542 ईस्वी के। दक्षिण भारत, अच्युत देव राय दक्षिण भारत के एक विजयनगर साम्राज्य के शासक थे। वह कृष्णदेव राय के छोटे भाई थे। क्या? ये कृष्णदेव राय के छोटे भाई थे, जिन्हें उन्होंने 1529 में अपना उत्तराधिकारी बनाया था। किसने बनाया था? कृष्णदेव राय ने बनाया था। इसके काल में देखिए दोस्तों, अच्युत देव राय ने कन्नड़ कवि, अच्युत देव राय के दरबार में कन्नड़ कवि विट्ठलनाथ, कौन रहता था? विट्ठलनाथ महान कवि था और महान संगीतकार और गायक पुरंदरदास। ये किसके काल में थे दोस्तों? तो ये काल था किसका? अच्युत देव राय। तो ये क्वेश्चन पूछेगा विट्ठलनाथ कवि किसके काल में थे? तो अच्युत देव राय, पुरंदरदास, ये कर्नाटक संगीत के महान इन्हें क्या कहा जाता है? जो पुरंदरदास है, इन्हें कर्नाटक संगीत का पिता कहा जाता है। क्या? तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कर्नाटक संगीत का पिता किसे कहा जाता है? तो पुरंदरदास को कहा जाता है। और संस्कृत विद्वान, इनके काल में एक संस्कृत विद्वान भी देखने को मिलता है, राजनाथ डिडिम्मा। ठीक है, तो इन लोगों का ये संरक्षण देते हैं कौन? अच्युत देव राय। और बात कर लेते हैं अच्युत देव राय के बारे में दोस्तों। तो अच्युत देव राय ने अपने सेनापति, कौन इनका सेनापति कौन था? सालका राजू। क्या कौन था? सालका राजू तिरुमाला। कौन? सालका राजू तिरुमाला के साथ त्रावणकोर और उम्मातुर के प्रमुखों को नियंत्रण लाने के लिए एक दक्षिण अभियान पर जाता है। कौन? अच्युत देव राय। तो ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मंत्री कौन था? सालका राजू तिरुमाला था। ये दक्षिण अभियान करता है किसे अपने नियंत्रण में लाने के लिए? त्रावणकोर और उम्मातुर को। यह तो और इसको क्या करता है? सफलतापूर्वक विजित भी करता है। फिर वो तुंगभद्रा के उत्तर में दोआब पर आक्रमण करता है और रायचूर, उसके साथ साथ में मुद्दल के किलों पर भी कब्जा कर लेता है। तो रायचूर और मुद्दल पर यह भी क्वेश्चन आ चुका है। रायचूर और मुद्दल पर किसने कब्जा किया था? तो अच्युत देव राय ने कब्जा किया था। इसे अपने दिमाग में जरूर छाप लीजिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस यहाँ से अच्युत देव राय से संबंधित क्या क्या इंपॉर्टेंट है? एक पुरंदरदास, इन्हें क्या कहा गया है? तो कर्नाटक संगीत के पिता कहा गया है इन्हें। विट्ठलनाथ एक कन्नड़ कवि थे और संस्कृत के विद्वान राजनाथ डिडिम्मा इनके संरक्षण में थे। इसके साथ साथ में त्रावणकोर और उम्मातुर को भी इसने ही जीता। उसके साथ साथ में रायचूर का किला और मुद्दल का किला भी कौन जीतता है? अच्युत राय जीतता है। अब सदाशिव राय, बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी एक इम्पॉर्टेंट शासक है दोस्तों। इसके काल में एक युद्ध होता है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बता देते हैं। तालीकोटा का युद्ध, इसे या राक्षसी युद्ध भी कहा जाता है। ठीक है, तो सदाशिव, ठीक है, इसका कार्यकाल कब था? तो 1542 से लेकर 1570 के बीच में सदाशिव का कार्यकाल था। इसके काल में तालीकोटा का युद्ध हुआ। इसी युद्ध को क्या कहा जाता है? इसे सन वाइज याद कर लीजिए। तो 23 जनवरी 1565 ईस्वी को तालीकोटा का युद्ध होता है, या इसी युद्ध को राक्षसी युद्ध भी कहा जाता है। क्या? राक्षस युद्ध भी कहा जाता है तालीकोटा युद्ध को। इस युद्ध में दोस्तों विजयनगर साम्राज्य के खिलाफ एक महासंघ बना, इस संघ में तालीकोटा का युद्ध में अर्थात सदाशिव एक तरफ था और उसके विपक्ष में कौन कौन था? अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा और बीदर, ये 4 राज्य शामिल थे। तो इसे दिमाग में छाप लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि आता है। कौन कौन था? अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा और बीदर, ये 4 जो उस समय छोटे छोटे राज्य थे, ये महासंघ बनाते हैं किसके खिलाफ? विजयनगर साम्राज्य के खिलाफ। और तालीकोटा का युद्ध करते हैं कब? 23 जनवरी 1565 को। ठीक है, और बात करते हैं जबकि बरार इस संघ में शामिल नहीं हुआ। कौन? तो क्वेश्चन पूछेगा कि कौन इस संघ में शामिल नहीं हुआ? तो उस समय बरार कौन नहीं शामिल होता? कौन नहीं शामिल होता? बरार शामिल नहीं होता दोस्तों। ठीक है, जबकि अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा और बीदर शामिल होते हैं किसमें? तालीकोटा का युद्ध। इसके शासन की वास्तविक शक्ति
आरवीडू वंशीय मंत्री राम राय के हाथों में थी। अर्थात सदाशिव जब जिस समय राजा बना था तो उस समय जो वास्तविक शक्ति जिसके पास थी वो राम राय, उसका एक मंत्री था, राम राय के पास थी। इसने सेना में बहुत सारे मुस्लिम को भी शामिल किया। इस युद्ध का वर्णन यूरोपीय यात्री सोवेल करता है। तालीकोटा का युद्ध किसने वर्णन किया है? तो एक यूरोपीय यात्री है जिसका नाम क्या है? सोवेल है। और उसकी किताब का क्या नाम है? ए फॉरगेटन एम्पायर। क्या? ए फॉरगेटन एम्पायर में करता है यूरोपीय यात्री सोवेल। इसका तालीकोटा युद्ध का। इस युद्ध में कौन कौन संघ बना के लड़ रहे थे? अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा और बीदर, जबकि इसमें बरार शामिल नहीं होता है। आगे बात कर लेते हैं दोस्तों। अरविडू लास्ट वंश इसका है क्या? अरविडू। क्या है लास्ट वंश? अरविडू। ठीक है। 1570 से लेके 1652 ईस्वी तक किसका कार्यकाल रहा? तो अरविडू का रहा। तो देख लेते हैं एक एक करके इसका भी। 1570 में उसने तुलु वंश के अंतिम शासक सदाशिव को हराकर अरविडू वंश की स्थापना करता है। तालीकोटा के युद्ध के बाद राम राय के भाई तिरुमाल ने वेनगोंडा इसे कहा जाता है को विजयनगर साम्राज्य की जगह अपनी राजधानी बनाता है। कौन? वेनगोंडा। अर्थात ये जो दोस्तों लास्ट अरविडू वंश है ये अपने राजधानी अर्थात विजयनगर साम्राज्य को न बना के कौन बनाता है? वेनगोंडा को बनाता है। क्या? वेनगोंडा को। 1570 में तुलु वंश के अंतिम शासक सदाशिव को सिंहासन से हटाकर अरविडू वंश की स्थापना की गई। 1612 ईस्वी में राजा अदयार ने वेंकट द्वितीय की आज्ञा लेकर श्रीरंगपट्टनम की सूबेदारी को समाप्त कर मैसूर राज्य की स्थापना कर लेता है। कौन? तो दोस्तों कौन कर लेता है? राजा अदयार करता है। ठीक है। किससे लेता है? वेंकट द्वितीय से आज्ञा लेता है। और क्या करता है वो भी देख लीजिए। तो श्रीरंग तृतीय विजयनगर साम्राज्य का अंतिम शासक है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। आपने देखा होगा हर एग्जाम में लगभग में एक अंतिम शासक पूछा ही जाता है। वो किसी भी वंश का हो सकता है। तो हर वंश का आप प्रथम शासक, अंतिम शासक जरूर याद रखिएगा क्योंकि हर एग्जामों में पूछा जाता है। तो श्रीरंग तृतीय विजयनगर का अंतिम शासक होता है। इसके साथ ही महान विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया और विजयनगर एक छोटा सा राज्य बनकर रह जाता है दोस्तों। अब हम बात करते हैं प्रशासन के बारे में। क्या? इसके प्रशासन के बारे में कब किस काल में? तो विजयनगर साम्राज्य के प्रशासन के बारे में देख लेते हैं। राजा का पद इस समय क्या? राजा का पद सर्वोच्च था। क्या? सर्वोच्च था। किस काल में? विजयनगर साम्राज्य में। वह दिग्विजय की उपाधि धारण करता था। ठीक है। विजयनगर साम्राज्य में धीरे धीरे केंद्रमुखी शासन का विकास हुआ जिसकी सभी शाखाएं सावधानी से संगठित थी। इनमें संदेह नहीं कि जैसा काम इसके शासकों ने अपने ऊपर लिया था उसके लिए उन्हें एक प्रबल सेना रखना तथा सैनिक आक्रमण भी करना पड़ा। ठीक है। इस प्रकार के शासन के स्थायित्व को रखने के लिए प्रबल एक सुदृढ़ शासन की स्थापना करना पड़ा और सैनिक आक्रमण भी करने पड़े। पर उनके राज्य का वर्णन शक्ति पर आधारित मुख्य सैनिक राज्य के रूप में करना पड़ा है। ठीक है। तथा उसे एक ऐसा संगठित जिसमें विकास का कोई सिद्धांत न था, मानव प्रगति का कोई आदर्श, ऐसा इसके बारे में कहा है। ठीक है। किसने कहा है दोस्तों? तो एक लेखक है, एक आधुनिक लेखक है। क्या कहता है विजयनगर साम्राज्य के बारे में दोस्तों? क्या कहता है देख लीजिए। तो यही बताता है कि विजयनगर साम्राज्य को स्थायित्व रखने के लिए एक विशाल सेना रखता है। ठीक है। विजयनगर साम्राज्य और सैनिक आक्रमण भी करता है। लेकिन विकास का कोई सिद्धांत न था। ये सब होने के बावजूद अर्थात विशाल सैनिक और विशाल आक्रमण होने के बाद भी विकास से संबंधित कोई सिद्धांत नहीं था, मानव प्रगति का कोई आदर्श न था और इसलिए टिकाऊपन न आ सका। अर्थात विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया कहकर उसने कलंकित किया है। किसने किया है? तो दोस्तों किसने किया है? एक आधुनिक लेखक ने किया है। लेकिन ये सही मालूम नहीं पड़ता है। क्यों? अब सच बात ये है, देख लीजिए। तो
सच बात तो यह है कि साम्राज्य विस्तार के साथ इसके शासकों ने शासन का संगठन इस कार्य क्षमता से किया कि जिससे युद्ध काल में फैली हुई अव्यवस्था को अंत हो गया हो और विविध क्षेत्रों में शांतिपूर्ण कार्य करना सुगम हो गया। ठीक है, तो जो ये लेखक है वो सही नहीं बताता है। ठीक है, ये लेखक कौन था? बर्नी। कौन है? बर्नी। बर्नी ऐसा लिखता है दोस्तों। ठीक है, कि कोई वास्तविक विकास के लिए कोई सिद्धांत उस समय लागू नहीं किया था। किसने? विजयनगर साम्राज्य। तो ये बर्नी लिखता है ऐसा। और विजयनगर साम्राज्य को एक नीच साम्राज्य घोषित भी करता है। ठीक है, लेकिन ऐसा ये सच बात नहीं है। आगे बात कर लेते हैं। तो कृष्णदेव राय की पुस्तक है अमुक्त मालदया। क्या अमुक्त मालदया है? वो लिखता है इसमें, ये इसी की पुस्तक है कि एक मूर्धाभिषेक राजा को सर्वदा धर्म की दृष्टि में रखकर शासन करना चाहिए। अर्थात एक जो विभिस्त राजा होता है उसे सर्वदा धर्म की दृष्टि में रखकर, अर्थात धर्म को दृष्टि में रखकर शासन करना चाहिए। और वह आगे कहता है, कौन? कृष्णदेव राय कहता है, राजा को अपने पास राजकाज में कुशल लोगों को एकत्रित कर राज्य करना चाहिए। ठीक है, अर्थात मंत्री परिषद के बारे में भी ये चर्चा करता है। और क्या कहता है? अपने राज्य में बहुमूल्य धातुओं देने वाले खानों का पता लगाकर धातुओं को निकालना चाहिए। कौन कहता है? अमाक्त मूल। किसमें कहता है दोस्तों? कृष्णदेव राय अमुक्त मालदया में कहता है ऐसा। ठीक है, और क्या कहता है? अपने लोगों से परिमित रूप में कर वसूल करना चाहिए। अर्थात नियमित रूप से, परिमित का अर्थात है नियमित रूप से कर वसूल करना चाहिए। मैत्रीपूर्ण होना चाहिए अपने साम्राज्य साथ लोगों के लिए, अपने प्रजा के लिए। अपनी प्रत्येक प्रजा की रक्षा करनी भी चाहिए और उनमें जाति मिश्रण का अंतर कर देना चाहिए। ठीक है, अर्थात जाति मिश्रण नहीं होना चाहिए। सर्वदा ब्राह्मणों का गुणवर्धन करने का प्रयत्न करना चाहिए। ऐसा किसमें लिखता है? अमात्य मालदया में। कौन लिखता है? कृष्णदेव राय लिखता है दोस्तों। और क्या लिखता है? अपने दुर्ग को प्रबल बनाना चाहिए और अवांछनीय वस्तुओं की वृद्धि को कम करना चाहिए तथा अपने नगरों को शुद्ध रखने के लिए सदैव सतर्क रहना चाहिए। ऐसा कौन कहता है? तो कृष्णदेव राय अमात्य मालदया में कहता है अपने पुस्तक में। और क्या कहता है? इसके शासनकाल में शासन के कार्य में राजाओं द्वारा नियुक्त एक मंत्रिपरिषद सहायता करती थी। अर्थात राजा के शासन में उसकी सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होती थी। उस मंत्रिपरिषद में 20 सदस्य होते थे। कितने? 20 सदस्य होते थे। मंत्रियों की बैठक एक हाल में होती थी। क्या? जो मंत्री होते थे उनकी बैठक एक हाल में होती थी, जिसे क्या कहा जाता था? वेंकट बिलास क्या कहा जाता था दोस्तों? वेंकट बिलास मानप। क्या? वेंकट बिलास मानप कहा जाता था। प्रधानमंत्री को प्रधानी और मंत्रियों को दंडनायक कहा जाता था। तो किस काल में दंडनायक किसे कहा जाता था? क्वेश्चन पूछ सकता है। तो मंत्रियों को दंडनायक कहा जाता था। यही सब क्वेश्चन पूछा जाता है। और बता देते हैं दोस्तों, यद्यपि ब्राह्मणों को शासन में ऊंचे पद प्राप्त थे तथा उनका काफ़ी प्रभाव था तथा मंत्री केवल उनके वर्ग से ही नहीं बल्कि क्षत्रिय एवं वैश्यों के वर्गों से भी भर्ती किए जाते थे उस काल में। किस काल में? विजयनगर साम्राज्य में। मंत्री पद कभी कभी वंशानुगत तथा कभी कभी चुनाव पर निर्भर था। राजा परिषद के परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं था। कभी कभी महत्वपूर्ण मंत्रियों का को भी दंडित किया गया है। ठीक है, ऐसा साक्ष्य देखने को मिलता है। जब सालुवत्तिमा पर युवराज की हत्या का शक हुआ तो कृष्णदेव राय द्वारा उसे दंड दिया गया। ठीक है, तो मंत्रियों को भी दंड दिया जाता था, ऐसा साक्ष्य मिलता है। और अब्दुल रज्जाक नूनीज। क्या? अब्दुल रज्जाक और नूनीज, ये भी दोस्तों, नूनीज भी क्या कहता है? जैसे अभी पीछे हमने बताया बर्नी की तरह नूनीज भी ऐसे ही नीच राज्य का दर्जा देता है। किसे देता है दोस्तों? तो विजयनगर साम्राज्य को। तो बात करते हैं, एक सचिवालय का अस्तित्व भी देखने को मिलता है विजयनगर साम्राज्य में, जिसमें रायसम को
इसके काल में दोस्तों सची को क्या कहा जाता था? सची अर्थात विजयनगर साम्राज्य में सची को क्या कहा जाता था? राय सम कहा जाता था। ये शब्द इंपॉर्टेंट है, इसे याद कर लीजिए क्योंकि ये तमिल शब्द है। तो राय सम किसके लिए उपयोग होता था? सचिव के लिए। और कर्णिम शब्द किसके लिए उपयोग होता था? लेखपाल के लिए। क्या लेखपाल के लिए क्या यूज होता था? कर्णिम यूज होता था। आगे बात कर लेते हैं। रायसम नामक अधिकारी राजा के मौखिक आदेशों को अभिलेखित करता था। राज्य व्यवस्था सप्तांग विचार पर, क्या सप्तांग विचार पर आधारित था? दिमाग में छाप लीजिए। विजयनगर साम्राज्य की किस विचारधारा पर स्थापित था? तो सप्तांग विचारधारा पर आधारित था। मंत्रियों के अतिरिक्त राज्य के अन्य अधिकारी थे कोषाध्यक्ष, जवाहरात के संरक्षक, राज्य के व्यापारियों के हित की रक्षा करने वाले अधिकारी। और कौन थे? और बात कर लेते हैं इनके साथ साथ में पुलिस का अधिकारी जिसका काम अपराधों को रोकना तथा नगरों में व्यवस्था बनाए रखना था। अश्व का प्रमुख अध्यक्ष तथा अन्य छोटे अधिकारी जैसे राजा की स्तुति गायक भाट, जो राजा की स्तुति करते थे उन्हें भाट कहा जाता था। और तांबुलवाही अथवा राजा के व्यक्तिगत सेवक, इनको क्या कहा गया है? तो तांबुलवाही कहा गया है। क्या कहा गया दोस्तों? तांबुलवाही कहा गया है। और बात कर लेते हैं दिनपत्री प्रस्तुत करने वाले और नक्काशी करने वाले तथा अभिलेखों के रचयिता को भी विजयनगर साम्राज्य में काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान या महत्वपूर्ण अधिकारी जाना जाता था। और बात कर लेते हैं। अब यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। क्या आता है देख लीजिए। साम्राज्य शासन संबंधी कार्यों के लिए अनेक प्रांतों अर्थात राज्य, मंडल और चावड़ी में बांटा गया था। ठीक है, इनके भी छोटे छोटे भाग थे, अर्थात राज्य के भी छोटे भाग थे, मंडल के भी और चावड़ी, जिनके नाम क्या कर्नाटक अंश में वैठे, नाडु, सीम, ग्राम तथा योम स्थल तथा तमिल अंश में कोट्टम पर और नाडु या ग्राम। तो कर्नाटक भाषा और तमिल भाषा दोस्तों, कन्नड़ भाषा और तमिल भाषा, क्योंकि अभी हमने देखा क्या अच्युतदेव राय के काल में कन्नड़ कवि भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, और तमिल कवि कहाँ देखने को मिलते हैं? तो कृष्णदेव राय के काल में देखने को मिलते हैं। तो इस काल में अर्थात किस काल में? विजयनगर साम्राज्य में अगर हम कन्नड़ भाषा में बात करें तो राज्य को क्या कहते थे? राज्य को कहते थे वेंठे। और नाडु, मंडल को क्या कहा जाता था? नाडु। ठीक, सॉरी दोस्तों, नाडु किसे कहा जाता था? वलनाडु। क्या किसे कहा जाता था? जिला को। ठीक है, और सीम के प्रांत, और उसके बाद ग्राम, फिर उस लास्ट में क्या होता था? स्थल। तो अगर हम बात करें कर्नाटक भाषा में, तो कर्नाटक भाषा में सबसे छोटी इकाई क्या होती थी विजयनगर साम्राज्य में? तो वो स्थल होता था। जबकि तमिल भाषा में सबसे छोटी इकाई क्या होती थी? उर या ग्राम। ठीक है, उर या ग्राम। तो कोट्टम, पर, नाडु और ग्राम, ये किस काल से संबंधित हैं दोस्तों? तो ये तमिल भाषा में विजयनगर साम्राज्य के क्या थे? ये प्रशासन था। संपूर्ण साम्राज्य का विभाजन निम्नलिखित रूपों में हुआ था, देख लेते हैं। प्रांत में हुआ था, जिसको क्या कहा जाता था? मंडल कहा जाता था या रैया मंडल कहा जाता। जिला को वलनाडु कहा जाता था और तहसील को स्थल कहा जाता था। और 50 ग्रामों को क्या कहा जाता था? 50 ग्रामों को मिलाकर मेला ग्राम कहा जाता था। और सबसे छोटी इकाई क्या होती थी विजयनगर साम्राज्य में? उर होता था। ठीक है, मेल ग्राम क्वेश्चन पूछ सकता है, मेल ग्राम में कितने गांव सम्मिलित थे? तो 50 गांव। दिमाग में छाप लीजिए दोस्तों, मेल ग्राम में कितने गांव थे? 50 गांव थे। गांव मिलकर बनाए जाते थे मेल ग्राम। साम्राज्य के प्रांतों की ठीक ठाक संख्या बतलाना कठिन है। कुछ लेखक पीज पर भरोसा कर लिखते हैं कि साम्राज्य 200 से अधिक प्रांतों में विभक्त था, पर क्या ये बात गलत है? अगर हम बात करें दोस्तों, इसमें एक है हमारे भारतीय एच कृष्ण शास्त्री के अनुसार, तो इनके अनुसार जो विजयनगर साम्राज्य था वो 6 प्रांतों में 6 प्रांतों में विभक्त था। तो ये 6 प्रांत सबसे अधिक किसके काल में अगर हम बात करें तो कृष्णदेव राय के काल में सबसे अधिक प्रांत मौजूद था। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन ये पूछेगा किसके काल में सबसे अधिक प्रांत हमें देखने को मिलता है? तो कृष्णदेव राय के काल में। प्रत्येक प्रांत एक राजप्रतिनिधि
अथवा नायक के अधीन था, जो राज परिवार का सदस्य अथवा राज्य का प्रभावशाली सरदार अथवा पुराने शासक परिवारों का कोई वंशज हो सकता था। ठीक है, अर्थात जो प्रांतों में भेजा जाता था वो कोई राजवंश से ही संबंधित हो सकता था। प्रत्येक राजप्रतिनिधि अपने अधिकार क्षेत्र में नागरिक, सैनिक तथा न्याय संबंधी शक्तियों का उपयोग किया करता था, पर उसे केंद्रीय सरकार को अपने प्रांत की आय तथा व्यय का ब्यौरा भी देना पड़ता था। ठीक है दोस्तों, किसे देना पड़ता था? तो किसे देना पड़ता था दोस्तों? नियमित ब्यौरा किसे देना पड़ता था? सरकार को, अर्थात विजयनगर साम्राज्य को, तथा आवश्यक पड़ने पर उसे केंद्रीय सरकार को सैनिक सहायता भी देनी पड़ जाती थी। और यदि वह विश्वासघाती सिद्ध होता अथवा लोगों को सताता तो राजा द्वारा कठोर दंड का भागी भी बनाया जाता था। किसे? जो प्रांत का शासक होता था। इसके साथ में दोस्तों और क्या है देख लेते हैं, तो बात कर लेते हैं। तो उसे क्या, यदि वह अपनी आय का 1/3 भाग राज्य के पास नहीं भेजता था, अर्थात प्रांत का जो राजा होता था या शासक होता था, वो अपने भाग का 1/3 भाग जो है केंद्र को नहीं भेजता था, तो उसके जायदाद को जब्त कर लिया जाता था। यद्यपि नायक साधारणतः लोगों से ही राजस्व इकट्ठा करने में कठोर होते थे। ठीक है, जो साधारण लोगों से ही क्या करता था नायक, राजस्व को वसूलता था। और नए गांव स्थापित करने, धर्म की रक्षा करने तथा मंदिर और अन्य भवनों को बनवाने के लिए, परोपकारी काम करने में परोपकारी काम करने में असावधान नहीं थे। पर दक्षिणी भारत में 17वीं एवं 18वीं शताब्दी में जब कि विजयनगर साम्राज्य की शक्ति सर्वदा के लिए गायब हो चुकी थी, जो अव्यवस्था फैली उसके लिए वे स्वयं जिम्मेदार थे। कौन जिम्मेदार थे? तो ये प्रांत के जो शासक थे दोस्तों, वो उन्हीं को क्या माना गया है? जिम्मेदार माना गया है। और बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। कह रहा है न्यायकर व्यवस्था, जो सामाजिक व्यवस्था था उस काल में, तो न्यायांकर व्यवस्था उस समय था, एक न्यायांकर और आयांगर व्यवस्था। तो न्यायांकर व्यवस्था के बारे में देख लेते हैं। विजयनगर साम्राज्य की विशिष्ट व्यवस्था न्यायांकर व्यवस्था थी। साम्राज्य की समस्त भूमि 3 भागों में विभाजित था। देख लेते हैं कौन कौन है। एक को नाम है भंडारवाद भूमि। इस भूमि को, यह भूमि राजकीय भूमि होती थी और इस प्रकार की भूमि बहुत कम थी। क्या? बहुत कम प्रकार की भंडारवाद भूमि होती थी। और दूसरा प्रकार का समरण भूमि, दूसरे प्रकार की भूमि को समरण भूमि कहलाया जाता था। यह भूमि सैनिकों की सेवा के बदले अमर नायकों और पलायीगारों को दी जाती थी। और कौन है? इस प्रकार की भूमि अधिक थी। ठीक है, और जो है कुल भूमि का, अर्थात विजयनगर साम्राज्य का कुल भूमि का 3/4 भाग ये था, क्योंकि यह भूमि वंशानुगत नहीं था। तीसरा है मान्या भूमि। क्या? मान्या भूमि है तीसरा, देख लेते हैं। तो तीसरे प्रकार की भूमि को मान्या भूमि कहा जाता था। यह भूमि ब्राह्मण मंदिरों या मठों को दान में दी जाती थी। और नूनिज और पायस दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। नूनिज और पायस ने न्यायांकर व्यवस्था का अध्ययन किया और उनके विचार में नायक बड़े बड़े सामंत होते थे। ठीक है, नूनिज और पायस के विचार में। और बात कर लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है दोस्तों, क्या? नायकों पर नियंत्रण के लिए महामंडलेश्वर, ठीक है, या विशेष कमिश्नरों की नियुक्ति की जाती थी। पहली बार इसकी नियुक्ति अच्युतदेव राय ने की थी। तो महामंडलेश्वर पद का जो प्रथम बार उपयोग किसने किया था, या प्रथम बार उसे पद बनाया था, तो अच्युतदेव राय ने बनाया था। और आयंगर व्यवस्था, दूसरा है आयंगर व्यवस्था। आयंगर व्यवस्था ग्रामीण प्रशासन से जुड़ा हुआ था। ठीक है, यह गांव में चोल काल का स्थानीय स्वायत्त शासन की परंपरा, अर्थात जब गांव में चोल काल की स्थानीय स्वायत्तता के शासन कमजोर पड़ने लगा और वास्तविक शक्ति 12 ग्रामीण अधिकारियों के हाथों में चली गई,
तो क्या हुआ, तो अधिकारी जो थे 12 ग्रामीण के हाथों में चला गया। इन्हों को क्या कहा गया दोस्तों, यही प्रशासनिक अधिकारी क्या कहलाए, आयंगर कहलाए। क्या, आयंगर कहलाए। और बात कर लेते हैं, आयंगर प्रशासनिक अधिकारियों का समूह, सामूहिक नाम है। क्या, जो 12 प्रशासनिक समूह देखे उन्हीं का प्रशासनिक नाम है। अब इन अधिकारियों के निम्नलिखित प्रमुख क्या थे दोस्तों, कार्य थे। देख लेते हैं इन अधिकारियों के कार्य क्या क्या थे, तो एक एक करके। पहला है सेन तेओबा, गांव का हिसाब रखने वाला अधिकारी ये होता था, सेन तेओबा। बलपूर्वक परिश्रम का कार्य कराने वाला अधीक्षक भी होता था। राजा महानायकाचार्य, क्या, राजा महानायकाचार्य नामक अधिकारी के माध्यम से गांव के अधिकारियों से संपर्क बनाए रखता था। जो राजा होता था वो क्या, राजा महानायकाचार्य नामक अधिकारियों से के माध्यम से गांव के अधिकारियों से संपर्क बनाए रखता था। यह व्यवस्था ब्रिटिश काल तक चलती रही दोस्तों। और बात कर लेते हैं, इम्पोर्टेंट यहाँ पे हम देखेंगे, क्योंकि हाँ, क्या, क्षेत्र में राजा का प्रतिनिधित्व क्या कहा जाता था, तो परित्याग्यार को क्या कहा जाता था, क्षेत्र का राजा या क्षेत्र का अधिकारी कहा जाता था। ठीक है, और ये किसका अधिकारी होता था, ये राजा का प्रतिनिधित्व होता था। ठीक है, केंद्रीय सत्ता का प्रतिनिधित्व कौन करता था प्रांतों में, तो परित्यागार करता था। कौन, परित्यागार करता था। अत्रिमार नामक अधिकारी ग्रामीण सभा की कार्यवाही को नियंत्रित करता था। और नट नायकार नामक अधिकारी नाडू की अध्यक्षता करता था। नाडू की अध्यक्षता कौन करता था, नाडू का अर्थ होता है जिला दोस्तों। तो जिला का अध्यक्षता कौन करता था, अधिकारी कौन था, तो नट नायकार। इसी को अर्थात जैसे आधुनिक में डीएम जो है उन्हीं को उस काल में विजयनगर साम्राज्य में तमिल भाषा में नट नायकार भी कहा जाता था। अब इस काल का दोस्तों स्थापत्य कला देख लीजिए इस काल का, तो विट्ठल मंदिर, इसको यह मंदिर हम्पी में कृष्णदेव राय के समय में शुरू हुआ था और अच्युत देव राय के समय में इसका पूरा हुआ। ठीक है, बस इतना ही जानना है आपको हम्पी मंदिर के बारे में, विट्ठल मंदिर के बारे में। तो विट्ठल मंदिर का निर्माण किसने शुरू किया, कृष्णदेव राय ने शुरू किया। और इसका निर्माण किसने समाप्त करवाया, तो अच्युत देव राय ने इसको समाप्त करवाया। और बात कर लेते हैं इसमें दोस्तों और बात कर लेते हैं, इसके भीतर मंडप, क्या, कल्याण मंडप होते थे। महामंडप के सामने एक सुंदर भवन होता था जिसे रथ कहते थे। ठीक है, इस काल में। तथा गोपुरम जो मंदिरों में गोपुरम होता है दोस्तों, वो प्रवेश द्वार को ही द्रविड़ शैली में गोपुरम कहा गया है। और हजाराराम स्वामी का मंदिर, क्या, हजाराराम स्वामी का मंदिर। तो कृष्णदेव राय ने इसी को बनवाया था। हजाराराम स्वामी का मंदिर किसने बनवाया था, तो कृष्णदेव राय ने ही इसको भी बनवाया था दोस्तों। और बात कर लेते हैं अन्य मंदिर, क्या, अन्य मंदिर। तीसरा है अन्य मंदिर। विजयनगर राज्य के अन्य कई मंदिर जैसे बेल्लोर का मंदिर और कुंभकोणम का मंदिर और ताड़पट्टी का मंदिर, श्रीरंग का मंदिर भी पाए गए हैं। देखते हैं इनके बारे में। जैसे बेल्लोर के मंदिर का कल्याण मंडप सर्वप्रसिद्ध है। तो पूछा क्वेश्चन अगर पूछे कि किस मंदिर का कल्याण मंडप सबसे इम्पोर्टेंट है, तो वो बेल्लोर का मंदिर है। ठीक है, बेल्लोर का मंदिर। उसके अर्थात बेल्लोर के मंदिर पर चित्रलिप, राक्षस, अन्य आकृतियां बनाई गई है। मंदिर का गोपुरम विशाल है, अर्थात जो द्वार है, प्रवेश द्वार है, वो बहुत विशाल है। कांची के वरदराज मंदिर में 1000 स्तंभ है। इसी को हजार स्तंभ का मंदिर भी कहा जाता है। वरदराज मंदिर को 1000 स्तंभ वाला मंदिर भी कहा जाता है दोस्तों, इसे दिमाग में छाप लीजिए। ताड़पत्री का मंदिर जो है, इसका गोपुरम जो है सबसे सुंदर एवं अलंकृत है। श्रीरंगम का मंदिर द्रविड़ शैली का अद्भुत नमूना पेश करता है। ठीक है, इस एक ही दिशा में, अर्थात श्रीरंग मंदिर के एक ही दिशा में 6 प्रवेश द्वार बनाए गए हैं, इसीलिए ये इम्पोर्टेंट बहुत हो जाता है। और
और कौन से मंदिर है? पपांथी का मंदिर, इंजीनियरों का हुनर का कमाल है। कौन? पपांथी मंदिर इंपॉर्टेंट है। और जिज्जी के मंदिर में स्त्री की मूर्ति गांधार और तथा मथुरा की स्त्री की मूर्ति सदृश देखने को मिलती है। तो गांधार शैली और मथुरा शैली के जो मूर्ति हैं कहाँ किस मंदिर में देखने को मिलते हैं? तो जिज्जी के मंदिर में देखने को मिलता है दोस्तों। और बात करते हैं मूर्ति कला इस काल में। तो इस काल का जो मूर्ति कला है, क्या इस काल की जो मूर्ति कला है, तो इस काल में जो मूर्ति कला है मध्य युग की कला का प्रतिनिधित्व करता है विजयनगर साम्राज्य का। ठीक है। अधिकांश मूर्तें क्या? अधिकांश मूर्तें शास्त्रीय सिद्धांतों पर आधारित थी और गृह गर्भ की मूर्तों में बाहर के भीतर प्रकाश पहुंचाया जाता था। ठीक है, ये गर्भगृह के अंदर होता था। और दोस्तों और देख लीजिए, प्रस्तर मूर्तों में के अलावा विजयनगर में धातुओं की भी कई मूर्तियां देखने को मिलती हैं। शास्त्रीय ढंग के समावेशन के कारण उसमें गंभीरता दिखाई पड़ती है। इसी के साथ दोस्तों ये लेक्चर समाप्त होता है। नमस्कार, जय।